वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई ब्लडी बेगर नाम की एक मूवी को लेकर आया हूँ। एक्चुअली जब ये मूवी रिलीज हुई थी उसी वक्त लाना चाहता था, लेकिन कुछ रीजनों की वजह से डिले हो गई। अब मूवी के बारे में बात करें तो नाइस मस्ट वॉचेबल जरूर है। इट्स ए कॉमेडी टाइप ड्रामा मूवी सोसाइटी की एक कड़वी सच्चाई को दिखाती है। एक भिखारी और अमीर बंदों के बीच क्या डिफरेंस है, वो इस चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब किया है डायरेक्टर ने। आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चले फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक बहुत बड़े बंगलों को दिखाया जाता है, जिसमें एक 7 साल का बच्चा अपने पिताजी को कॉल करके कहने लगता है कि पिताजी मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता, प्लीज आप आकर मुझे यहाँ से ले जाइए ना, यहाँ पर मुझे ये लोग बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। कल रात तो ये लोग मुझे सारी रात बाथरूम में लॉक कर दिया, ढंग से खाना नहीं देते, बहुत सताते हैं पिताजी। इस बच्चे का नाम होता है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का फादर कहने लगता है अरे तुम अपने बड़े पापा से कहो। सिद्धार्थ कहने लगता है मैंने बताया था पापा। बड़े पापा ने उनको बहुत मारा पीटा। थोड़ी देर के बाद 4 बच्चे सिद्धार्थ के पास आते हैं, 2 लड़के 2 लड़कियां, और ये 4 बच्चे सिद्धार्थ से माफी मांगने लगते हैं कि सिद्धार्थ हमें माफ कर दो, हमें तुम्हें बहुत तकलीफ दी ना, बहुत सताया, आज के बाद हम लोग तुम्हें नहीं सताएंगे, और वैसे भी आज तुम्हारा बर्थडे है ना, चलो हम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इस तरह से एक केक लाकर इसको बर्थडे विश करते हुए छोटी सी पार्टी शार्टी करने लगते हैं। केक कटिंग होने के बाद ये 4 बच्चे सिद्धार्थ के साथ खेलने लगते हैं, और इसी दरमियान में सिद्धार्थ को बहुत मारने पीटने लगते हैं। सिद्धार्थ ऊपर से नीचे गिर के मर जाता है, या तो फिर ये 4 बच्चे उसको मार देते हैं। जो भी हो सिद्धार्थ मर जाता है। दूसरे सीन में मूवी के हीरो को दिखाया जाता है, जो एक भिखारी होता है, बेगर। फिलहाल अपने 4 पाई की मदद से ट्रैफिक सिग्नल के पास आकर भीख मांगते रहता है। मतलब बेचारा ये भिखारी लंगड़ा लूला होता है। एक ऑटो वाले बंदे के पास आकर कहने लगता है कि ऑटो भैया, अगर मुझे भी तुम्हारी तरह पैर होते तो मैं भी तुम्हारी तरह ऑटो चलाता, खूब मेहनत करके कमाता। तो वो ऑटो वाला बंदा इस पर सिंपैथी दिखाते हुए थोड़े पैसे दान करने लगता है। एक्चुअली फिलहाल किसी पॉलिटिकल बंदे की मौत हुई होती है, उसी की रैली निकल रही होती है, इसीलिए ट्रैफिक जाम होता है। ये देखने के बाद ये भिखारी अपने 4 पाई की मदद से उस साइड जाने लगता है, मतलब भीख मांगने के लिए। तभी ये भिखारी अपने पैरों पर खड़ा होकर उस म्यूजिक पर डांस करने लगता है। ये देखकर वो ऑटो वाला बंदा शॉक में रह जाता है, मतलब इसके हाथ पैर सही सलामत है। खैर दिन का कलेक्शन करके जब वो भिखारी वापस अपने घर पर जा रहा होता है तो इसके पास एक बच्चा आता है जिसका नाम होता है जाकू। और ये जाकू मेहनत करके पैसे कमाता है, मतलब किताबें या तो फिर पेन्स बेचकर। भिखारी से कहने लगता है कि अरे यार आज तो मेरा बहुत ही खराब दिन है, एक भी किताब नहीं बिकी, बहुत ही मुश्किल से खाने के पैसे निकल आए। लेकिन इस भिखारी के पास काफी सारे पैसे होते हैं। ये भिखारी अपने घर जाने के बाद स्विगी से पिज्जा ऑर्डर करके खाने लगता है। हाँ, उसी तरह इसका एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी होता है जिसमें ये रील्स बनाते रहता है। इस भिखारी को पिज्जा खाता हुआ देख वो लड़का जाकू इनडायरेक्टली पिज्जा मांगने लगता है, लेकिन भिखारी कहने लगता है अरे यार तुम्हारा खाना तो बहुत ही टेस्टी है ना, तुम वही खाओ, मैं छोटा सा पिज्जा खा लूंगा। दूसरे दिन ये भिखारी अपनी ड्यूटी पर जाने से पहले भगवान से ये प्रार्थना करने लगता है कि भगवान सारे लोगों को माला माल कर दो और वो लोग मुझे अच्छे से दान करे। इस तरह से बहुत ही गंदे तरीके से रेडी होकर सिग्नल के पास जाता है। नाटक करने लगता है कि भैया मैं 2 दिन से खाना नहीं खाया, और एक्चुअली वही वो लड़का जाको भी आता है। ये भी रिक्वेस्ट करते रहता है कि सर एक किताब ले लो, एक पेन ले लो, लेकिन वो लोग इस भिखारी को ही भीख देते हैं। उस लड़के से ना पेन खरीदते ना किताबें। शाम होने के बाद ये भिखारी और जाकू मूवी देखने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जाकू इस भिखारी को 10 रुपए कम देता है टिकट के। भिखारी से ही कहने लगता है कि तुम अपने जेब से 10 रुपए ले लो। भिखारी कहने लगता है कि एक दिन जब मैं भीख मांगने के लिए जा रहा था तो मेरे पैरों के पास तुम पड़े थे रोते हुए, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको छोड़ दिया, मैं तुम्हें गोद लेकर दूध पिलाया, जब तुम बड़े हुए तो चड्डी पिनाई, और बड़े हो गए तो स्कूल के पास ड्रॉप किया, और आज तुम मुझसे ही 10 रुपए मांगने लगे। इस तरह से जाको के लिए टिकट नहीं खरीदता, ये खुद थिएटर में जाकर मूवी देखने लगता है। दूसरे सीन में 2 बच्चे भिखारियों को दिखाया जाता है, एक लड़का और लड़की। फिलहाल ये दोनों एक बड़े से बंगलों के सामने बैठे होते हैं। लड़की कहने लगती है कि अरे यार जिंदगी में एक बार इतने बड़े घर में जाना चाहती हूँ मैं, पता नहीं मेरा सपना पूरा कब होगा। वो लड़का कहने लगता है इतने बड़े घर में रहने के लिए कितनी भीख मांगनी पड़ेगी, अरे यार हमारी जिंदगी कम पड़ जाएगी। तो तभी इस भिखारी की नींद खुल जाती है, मतलब इसने ख्वाब देखा। ये भिखारी रेडी शेडी होकर अपनी ड्यूटी पर जाने लगता है, लेकिन आज इसका बहुत ही खराब दिन चलता है।
एक भी बंदा इसको भीख ही नहीं देता। ये काफी सारे ट्रिक्स प्ले करने लगता है, कभी लंगड़ा, कभी लूला, कभी अंधा। लेकिन आज उस जाकू का बहुत ही जैकपॉट दिन होता है। 4 किताबें 10 पेन्स बेच चुका होता है। ये भिखारी यही सोचने लगता है कि अरे यार, इस 1 रुपये से मैं पिज्जा कैसे खाऊंगा। तभी एक कैटरिंग वाले अपनी गाड़ी में इस भिखारी के पास आकर कहने लगते हैं, अरे यार, वो जो बहुत बड़ा एक्टर है ना चंद्रा बोस, उसकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से उनके घर वाले 24 भिखारियों को खाना खिला रहे हैं। एक बंदा कम पड़ गया, क्या तुम आना चाहते हो? बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट खाना मिलेगा तुमको। तो ये सुनने के बाद इसके खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। फटाफट से उस गाड़ी में बैठकर वहाँ पर जाने लगता है। और इसी तरह ये भिखारी उस बड़े से बंगलों को देखकर शौक में रह जाता है। यही बंगलो इसने अपने बचपन में देखा था और आज इसी बंगलो के सामने बैठकर ये खाना खा रहा है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना। खैर, खाना वाना खाने के बाद ये भिखारी उसी बंगलो को देखता रहता है। सोचने लगता है कि पता नहीं अंदर से ये बंगलो कैसा दिखता होगा। तभी वो लड़का जाको उस भिखारी को कॉल करके पूछने लगता है कि अरे यार, तुम कहाँ पर हो? अभी तक घर क्यों नहीं लौटे? भिखारी कहने लगता है कि यहाँ पर इन्होंने बहुत बड़े बंगलों के पास ले आए। मैं उस बंगलों को एक बार अंदर से देखने के लिए उस बंगलों के अंदर आया और वो लोग अनजाने में बाहर से लॉक करके चले गए। अब मैं उसी बंगलों के अंदर फंसा हुआ हूँ। जाको कहने लगता है, अरे यार, ये तुमने क्या कर दिया? अगर कोई देखेगा तो तुम्हें बहुत मारेगा पीटेगा, तुम फटाफट से वहाँ से निकलो। भिखारी कहने लगता है कि लगता है घर में कोई नहीं है। उसी वक्त इसको एक लड़की नजर आती है जो अभी अभी अपनी नींद से उठी होती है। इस लड़की को देखने के बाद ये भिखारी इधर उधर छुपने लगता है। दूसरे कमरे में ये भिखारी एक और बंदे को देखता है जो अभी अभी नींद से जागा। भिखारी समझ जाता है जिसका मतलब इस घर में लोग रहते हैं, इन दोनों से बचते रहता है। थोड़ी देर के बाद वो लड़की, इस लड़की का नाम होता है तारा और बंदे का नाम होता है हरी, एक दूसरे के सामने आकर बैठते हैं। हरी तारा से झगड़ा करने लगता है। इन दोनों के झगड़े को देखकर भिखारी को ये बात समझ में आती है कि ये दोनों वाइफ एंड हस्बैंड है और शायद तारा किसी बंदे के साथ अफेयर में है और ये बात हरी जान गया। अब यही सारी बात ये भिखारी फोन में जाको को सुनाते रहता है। जाको यही कहते रहता है कि तुम फटाफट से वहाँ से निकलो यार। भिखारी कहने लगता है, अरे जाको, मैं क्यों निकलूं? ये दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे और पूरे घर में ये दोनों अकेले हैं, तो मैं 2 दिन तक इसी घर में रहूंगा, मस्त तरीके से एंजॉय करूंगा। तुम अपना देखो, मैं चला। इस तरह से भिखारी उस बड़े से बंगलों में बहुत एंजॉय करने लगता है। खाना पीना, नहाना, रात होने के बाद फाइनली सो भी जाता है मुलायम बिस्तर पर। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। कुछ सालों पहले इस भिखारी की शादी हुई थी एक लड़की के साथ। वही जो मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़का और लड़की को दिखाया था ना, 2 भिखारी, भाई ये दोनों होते हैं। इन दोनों का कोई अपना सा घर नहीं होता, बस फुटपाथ पर सोते। बीवी की यही ख्वाहिश होती है कि इनका भी एक छोटा सा घर हो। भिखारी अपनी बीवी से कहने लगता है कि अरे कनी, हम लोगों की जिंदगी ऐसे ही है, ढंग से खाना नहीं मिलता, ढंग का घर नहीं, बस फुटपाथ पर रहकर ही हमें अपनी जिंदगी को गुजारना होगा। इसकी बीवी कहने लगती है, अरे तुम ऐसा मत सोचो, हमारा भी एक दिन आएगा और उस दिन हम अपने घर में रहेंगे, आलिशान घर में। भिखारी कहने लगता है कि कनी, मुझे माफ कर दो, तुमने बचपन में विश की थी ना कि तुम्हारा भी एक बड़ा सा घर हो, लेकिन मैं तुम्हारी विश को पूरा नहीं कर पाया। तो इसी बातों ही बातों में शायद एक गाड़ी कनी के ऊपर चढ़ जाती है, मतलब इसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये ख्वाब देखने के बाद प्रेजेंट डे पर भिखारी की नींद उड़ जाती है, मतलब ये अपनी नींद से जाग जाता है। नींद न आने की वजह से वो फ्रिज ओपन करके जो जो चीजें होती है वो सारी चीजें खाने लगता है। उसी वक्त इसको किसी दूसरे कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। धीरे धीरे जब उस तरफ जाता है तो ये देखता है कि हरी दूसरे कमरे के अंदर झांक रहा है। हरी जाने के बाद ये भिखारी वहाँ पर जाकर उस कमरे के अंदर झांकने लगता है कि हरी क्या देख रहा था। तो शॉकिंगली उस कमरे के अंदर हरी की लाश होती है और ये तारा उसको मार रही होती है टुकड़े टुकड़े। तभी हरी इस भिखारी के सामने आता है तो ये भिखारी हरी को देखकर शॉक में रह जाता है, मतलब इस घर में जो हरी होता है वो उसकी आत्मा होती है। भिखारी की आवाज सुनने के बाद तारा कमरे से बाहर आकर शॉक में रहकर पूछने लगती है, अरे तुम कौन हो, यहाँ पर कैसे आए? अब वो भिखारी डर के मारे उस घर से बाहर भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अपना पैर फिसलकर वो नीचे गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। सुबह होने के बाद वितकन नाम का एक लॉयर तारा के पास आता है और एक्चुअली इन दोनों ने मिलकर ही उस हरी को मारा होता है। और इसी तरह ये लॉयर वितकन किसी बकरे की तलाश कर रहा होता है, शायद इस केस में फंसाने के लिए, लेकिन इसको कोई भी नहीं मिलता। इसी बातों के दरमियान में वो भिखारी होश में आकर बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है कि सर मुझे जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, जाने अनजाने में मैं इस घर में आ गया, प्लीज सर मुझे मत मारिए, मैं बाहर जाकर किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। वितकन कहने लगता है ठीक है, हम तुम्हें छोड़ देंगे,
लेकिन इसके बदले तुम्हें एक्टिंग करनी पड़ेगी। तारा पूछने लगती है, अरे ये तुम क्या बात कर रहे हो? वितगन कहने लगता है कि 2 घंटों में सारे लोग यहाँ पर आ जाएंगे। क्या तुम्हारे पास एक और रास्ता है? नहीं ना। इसी भिखारी को रेडी करके उन लोगों के सामने खड़ा कर देते हैं। बाद में वितगन इस भिखारी को एक छोटी सी हिस्ट्री बताने लगता है। एक्टर चंद्रबोस की फोटो दिखाकर कहने लगता है, यही है इस घर के ओनर, द लेजेंड। इस बोस की एक बेटी और एक पोता होता है। बोस मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी तो बेटी और पोते के नाम ही होती है ना। लेकिन तभी इन लोगों को ये बात पता चली कि बोस का एक और बेटा भी है। मतलब जब चंद्रबोस जवानी में था तो थोड़ा बहुत गुलछर्रे उड़ाया था, उसी का नतीजा है उसकी नाजायज औलाद। पैदा होते ही उसकी माँ ने अपने बच्चे को आश्रम में दाखिल करवा दिया। मरने से पहले चंद्रबोस ने अपना वीलनामा लिख दिया था, प्रॉपर्टी के हिस्से में इसका भी शेयर है। अब उसी नाजायज बेटे का किरदार तुम्हें निभाना है। अब यहाँ पर एक और बात यह है कि हरी की आत्मा सिर्फ इस भिखारी को ही नजर आती रहती है, बाकी लोगों को नहीं। खैर जो भी हो, फटाफट से इस भिखारी को रेडी कर देते हैं, चकाचक स्मार्ट बना देते हैं इसको। वितगन कहने लगता है कि थोड़ी देर के बाद मंदाकिनी और उसका बेटा वरुण आएंगे, उन दोनों के सामने ही तुम्हें नाटक करना होगा। सो सेम उसी तरह से थोड़ी देर के बाद मंदाकिनी और उसका बेटा वरुण यहाँ पर आते हैं और भिखारी के कार में एक छोटा सा ईयरफोन डाला होता है तारा ने। तारा जैसा जैसा बताती रहती है उसी तरह से ये भिखारी उन दोनों को जवाब देते रहता है। मंदाकिनी इस भिखारी को कुछ सवालात पूछते हुए वितगन से कहने लगती है कि आखिरकार किस आधारित पर आप ये डिसाइड कर लिया कि मेरे पिताजी की नाजायज औलाद है? वितगन कहने लगता है कि मैडम मैंने सब कुछ दरियाफ्त कर लिया और सारी चीजें इन्हीं से मैच कर रही है। बर्थमार्क भी मैच हो चुका है मैडम। मंदाकिनी पूछने लगती है, अच्छा बर्थमार्क भी मैच हो गया? कहाँ है बर्थमार्क, मुझे दिखाओ तो सही। सो वितगन के कहने पर वो भिखारी अपने गर्दन के पास उस बर्थमार्क को दिखाने लगता है। मंदाकिनी फटाफट से भिखारी के पास आकर उस बर्थमार्क को मिटाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन ये बर्थमार्क तो ओरिजिनल ही होता है। वितगन कहने लगता है कि मैडम आपने ये सही नहीं किया, इसका मतलब क्या है? आप मुझ पर शक कर रहे हो? मैं बस आपके पिताजी का वीलनामा फॉलो कर रहा हूँ। मैं कैसे आपको और आपके पिताजी को धोखा दे सकता हूँ? इस प्रॉपर्टी में इनका भी हक है। मंदाकिनी कहने लगती है, लेकिन अभी भी मेरा शक दूर नहीं हुआ। जब ये 6 साल का था उस वक्त फोटो खींचकर मेरे पिताजी को भेजा था। अगर वो फोटो इन्होंने सही से आइडेंटिफाई कर लिया तो मैं मान जाऊंगी कि मेरा सौतेला भाई है। इस तरह से 4 फोटो भिखारी और वितगन के सामने रखती है। यह देखकर वितगन शॉक में रह जाता है। तारा भी यही कहने लगती है कि मैं भी यहाँ पर तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, तुम्हें ही किसी भी तरह से गेस करना होगा। अरे इन फोटोज को देखकर कहने लगता है, अरे यार इन 4 फोटोज में मैं ही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। भिखारी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, किसकी फोटो दिखाऊं, आगे क्या होगा। तो फाइनली एक फोटो पर उंगली रख के आइडेंटिफाई कर ही लेता है, और वो भी सही से। उसके बाद क्या था, मंदाकिनी और वरुण पेपर्स पर सिग्नेचर करने लगते हैं। इसी दरमियान में हरी भिखारी के पास आकर कहने लगता है, अरे यार ये तुमने क्या कर दिया? ये लॉयर और वो लड़की सारे लोगों को धोखा दे रहे हैं, आधी प्रॉपर्टी हड़प रहे हैं ये दोनों। इनडायरेक्टली तुम इन दोनों से उनका घर छीन रहे हो। प्लीज यार सच बता दो उन दोनों को कि तुम फेक हो, ये वितगन धोखा दे रहा है। और वैसे भी तुम मेरी कहानी नहीं जानते ना, रुको मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूँ। एक्चुअली ये जो बंदा हरी होता है ना, ये असली चंद्रबोस का दूसरा बेटा होता है। लेकिन वितगन और तारा इस प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए हरी के पास जाकर ऐसा नाटक करने के लिए कहते हैं कि तुम मंदाकिनी और वरुण के पास जाकर ऐसे एक्टिंग करो कि तुम ही चंद्रबोस के दूसरे बेटे हो। तो बेचारे हरी को सच नहीं पता होता। वितगन और तारा से 20 लाख रुपए मांगने लगता है। अब इन दोनों को इतनी सारी प्रॉपर्टी आती है, तो इसमें से 20 लाख रुपए जाए तो जाए, तो हरी के डील को ओके कह देते हैं। इस तरह से हरी को बंगलो में लाकर टिप टॉप से रेडी करके सुला देते हैं। थोड़ी देर के बाद वितगन और तारा इसी के बारे में डिस्कस करते रहते हैं कि हरी ही असली वारिस है और ये सच इसको कभी नहीं पता चलेगा। तभी शॉकिंगली हरी इन दोनों की बातें सुन लेता है, जान लेता है कि हरी ही असली वारिस है। इन दोनों को डांटने लगता है कि तुम दोनों फटाफट से मेरे पास आकर माफी मांगो मेरे पैरों पे गिर के। लेकिन ये दोनों इस हरी को मार देते हैं और दूसरे फेक बंदे को तलाश करने लगते हैं। तो इसी दरमियान में इन दोनों को वो भिखारी मिल जाता है। हरी का सच सुनने के बाद ये भिखारी शॉक में रह जाता है। तो फटाफट से ये भिखारी वरुण से कहने लगता है कि सर आप इस लॉयर पर भरोसा मत करिए, ये फ्रॉड है और मैं भी इस घर का असली वारिस नहीं हूँ। असली वारिस को इन दोनों ने मार दिया। तभी यहाँ पर एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि मंदाकिनी, तारा, वरुण, वितगन ये चारों एक टीम मेंबर्स है। मतलब तारा और वरुण और कोई नहीं, मंदाकिनी के बच्चे होते हैं।
वरुण इस भिखारी को बहुत मारने पीटने लगता है, कहने लगता है कि मैं इस घर को बेचकर अपना कर्जा पूरा करना चाहता था, लेकिन तुमने हमारा सारा प्लान फ्लॉप कर दिया। अगर असली बंदों के सामने तुम ऐसे एक्टिंग करते तो हमारा सारा भंडा फूट जाता। अबे साले, थोड़ी देर के लिए एक्टिंग करने के लिए कहा तुमको, थोड़ी देर और चुप नहीं बैठ सकते थे। अब ये सारी चीजें देखने के बाद हरी की आत्मा भी शॉक में रह जाती है। वितगन कहने लगता है कि अरे मैडम, मैंने सोचा था कि ये टेस्ट में पास हो जाएगा, लेकिन आप फिक्र मत करिए, मैं इसको समझा दूंगा। इस तरह से इस भिखारी के पास आकर असली कहानी बताने लगता है। चंद्र बोस के सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 वारिस है, 2 लड़कियां 2 लड़के। वही जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया था ना, इन चारों के सामने ही एक्टिंग करनी होगी। बाद में दूसरे सीन में उन 4 वारिसों को दिखाया जाता है। चंद्र बोस के बड़े बेटे का नाम होता है रुद्रन। रुद्रन की 2 संतान होती है, वसुधा और विक्रम। वसुधा थोड़ा सॉफ्ट दिल किस्म की बंदी होती है, लेकिन विक्रम बहुत ही कठोर दिल, दुनिया के हर एक भिखारी को मारने की बातें करता रहता है। ये रुद्रन विक्रम से कहने लगता है, नहीं विक्रम, जिस तरह से सोसाइटी में एक डॉक्टर, एक लॉयर, एक इंजीनियर की जरूरत है, उसी तरह से दुनिया में भिखारियों की भी जरूरत है। क्योंकि अगर ऐसे ही भिखारी दुनिया में नहीं होते तो हम जैसे लोग कैसे कहेंगे कि अगर तुम अपनी जिंदगी में ढंग से पैसे नहीं कमाओगे तो भिखारियों की तरह जिंदगी गुजारोगे। हर दूसरे वारिस का नाम होता है कुबेरन। एक्चुअली कुबेरन की 2 बीवियां होती है। पहली बीवी मोटी होने की वजह से कुबेरन दूसरी लड़की से शादी कर लिया, जो बहुत ही ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट होती है। और इसी तरह यहाँ पर कुबेरन और उसकी दूसरी बीवी कुबेरन की पहली बीवी को मारने का प्लान करते रहते हैं, स्लोली। इन दोनों का एक लड्डू सा बेटा भी होता है। नेक्स्ट वारिस का नाम है राधा। उसके हस्बैंड का नाम सुनील और उसके बेटे का नाम वासन। और ये वासन बहुत ही अजीब और गरीब का किस्म का कैरेक्टर होता है। एक्चुअली वासन बचपन से ही चंद्र बोस की मूवीज देखकर बड़ा हुआ और ये भी बोस की तरह बहुत बड़ा एक्टर बनना चाहता है। थोड़ा बड़ा होने के बाद वासन एक्टिंग फील्ड में गया, लेकिन किसी ने भी इसको चांस नहीं दिया। एक दिन वासन अपने नाना के पास आकर यही कहने लगा कि नाना, मैं आपकी तरह बहुत बड़ा एक्टर बनना चाहता हूँ। चंद्र बोस ने कहा कि बेटा वासन, तुम उस कैरेक्टर को एक्ट करते हो। अच्छे एक्टर की यही निशानी है कि वो कैरेक्टर में गुम हो जाए, उस कैरेक्टर में समा जाए। उस दिन से लेते हुए ये बंदा वासन 1 घंटे का टाइम रखकर उस 1 घंटे में हर एक कैरेक्टर को प्ले करते रहता है। उस कैरेक्टर में ऐसे समा जाता है कि वही उसकी दुनिया है। खैर इस तरफ ये लॉयर वितगन चंद्र बोस के भाई चंद्रू को कॉल करके यहाँ पर बुलाने लगता है कि सारे लोग आ रहे हैं, अगर आप भी आ जाते तो अच्छा होगा। लेकिन चंद्रू को कुछ काम होता है, वो आ नहीं पाएगा। यही बात वितगन से कहने लगता है। खैर थोड़ी देर के बाद इस बंगलों में सारे लोग एक जगह पर जमा होते हैं और ये वितगन चंद्र बोस का वीलनामा पढ़ने लगता है। इस वीलनामे में चंद्र बोस ने ये लिखा होता है कि जब तुम 4 लोग पैदा हुए तो मैं बहुत ही खुश था, लेकिन बड़े होने के बाद तुम चारों मेरे किसी काम के ही नहीं रहे। मेरी सारी जिंदगी में तुम चारों सिर्फ 2 बार ही मेरे पास आए। 1 जब तुम लोग प्रॉब्लम में थे, 2 जब तुमको पैसों की जरूरत थी। मुझे पता है मेरे मरने के बाद तुम चारों दोबारा एक जगह पर जमा होंगे प्रॉपर्टी के लिए। तुम चारों को सबक सिखाने के लिए ही मैंने इस तरह से वीलनामा बनाया। इस वीलनामे के हिसाब से इन चारों को, मतलब रुद्रन, कुबेरन, मंदाकिनी और राधा को सिर्फ 10 या 12 लाख मिलते हैं और बाकी सारी प्रॉपर्टी जो इसकी दूसरी संतान है उसको जाएगी। मतलब यहाँ पर चंद्र बोस की 300 करोड़ की प्रॉपर्टी होती है। 299 करोड़ की प्रॉपर्टी उस दूसरे बच्चे के नाम कर देता है और बाकी इन चारों के। तो ये सुनने के बाद चारों लोग शॉक में रह जाते हैं। वीलनामा सुनने के बाद हरी बहुत रोने लगता है कि 20 लाख रुपए के लिए मैंने इतनी सारी प्रॉपर्टी गवा दी, थू है मेरी जिंदगी पर। बाद में ये चारों उस भिखारी को बाहर भेजकर एक दूसरे में डिस्कस करने लगते हैं। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि ये लॉयर वितगन मंदाकिनी से हाथ मिलाकर किसी फेक बंदे को रेडी करके सारी प्रॉपर्टी हासिल करना चाहता है। अब ये बात बाकी 3 लोगों को पता नहीं होती। खैर बाद में सारे लोग वितगन से डील करने लगते हैं कि हमारे प्रॉपर्टी में का थोड़ा हिस्सा तुम्हें देंगे और इस वीलनामे को हमारे हक में बदल दो या तो फिर उस बंदे को मार दो। वितगन इन चारों से डील करने लगता है कि मुझे 10% चाहिए। ये सुनने के बाद खुद मंदाकिनी शॉक में रह जाती है, क्योंकि वितगन मंदाकिनी से 1.5% लेना चाहता था। डील ओके होने के बाद सारे लोग मिलकर उस भिखारी को मारने का प्लान करते हैं। जब वो भिखारी बाहर बैठा होता है तो वितगन भिखारी के पास आकर कहने लगता है कि वो सारे लोग तुम्हें मारने का प्लान कर रहे हैं, मैं तुम्हें मारने का नाटक करूंगा, तुम थोड़ी देर ऐसे ही लेट जाओ, बाद में तुम इस घर से बाहर जा सकते हो।
इस तरह से पहले तो वितगन इस भिखारी का हल्के से गला दबाने लगता है, लेकिन देखते ही देखते ये वितगन सच में इस बंदे को मारने लगता है। भिखारी से कहने लगता है, अरे यार तुम सच में मर जाओ ना, वैसे भी तुम एक भिखारी हो, तुम रहकर क्या उखाड़ पाओगे, किसी को कुछ फायदा नहीं, तुम मरने के बाद देखो इतने सारे लोगों को फायदा होगा। सो इसी दरमियान में वो भिखारी कोई चीज लेकर वितगन के सर पे वार करके वहाँ से भाग निकलता है। एक कमरे में अपने आप को लॉक कर लेता है। ये देखकर वितगन इन चारों से कहने लगता है कि अब मेरा हिस्सा 15%, क्योंकि अगर उसको मारने के चक्कर में मेरी जान चली गई तो रिस्क बहुत बढ़ चुका है। अब जिस कमरे में भिखारी होता है उसी कमरे में वासन भी होता है। थोड़ी देर पहले ये अंधा बना था और अब वासन आदिवासी बन जाता है। इस तरफ ये चारों ये डिसाइड करने लगते हैं कि जो कोई भी उस बंदे को मारेगा उसे ही एक्स्ट्रा परसेंटेज मिलेगा। उसके बाद क्या था, सारी फैमिली वाले उस भिखारी के पीछे लग जाते हैं उसे मारने के लिए। इसी दरमियान में वो भिखारी अपनी जान बचाने के लिए किसी जगह पर छुप जाता है। अब ये भिखारी इस घर से बच के ना भागे, इसके लिए ये चार कूतों को रिलीज कर देते हैं जो बहुत ही खतरनाक होते हैं। दूसरी तरफ मंदाकिनी और उसके 2 बच्चे इस वितगन को बहुत मारने पीटने लगते हैं क्योंकि इसने 15% मांगा। वितगन कहने लगता है, अरे मैडम आपके भाई ने ही कोर्ट कचहरी की बात की, अगर हम कोर्ट कचहरी जाते तो हमारा फ्रॉड पकड़ा जाता, इसलिए मैंने उनसे भी डील कर ली। मैं खुद उस भिखारी को मारूंगा और मेरा जो शेयर है ना वो आप ही रख लीजिए। हमारे बीच जो 1.5% की बात हुई थी वो बस मुझे दे दीजिए। दूसरी तरफ वो भिखारी चोरी चुपके वसुधा के कमरे में से जाने लगता है। उस वक्त वसुधा किताब पढ़ रही होती है, लेकिन वसुधा ये बात जान चुकी होती है कि इस कमरे में वो भिखारी है। कहने लगती है कि तुम इस कमरे से बाहर नहीं जा पाओगे, वो लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। भिखारी कहने लगता है कि मैडम प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं असली वारिस नहीं हूँ, असली वारिस को उन लोगों ने मार दिया कब का। यह सुनने के बाद वसुधा इस भिखारी की मदद करने के लिए राजी हो जाती है। मेरे पास ये एक आइडिया है, वो अप्लाई करेंगे। दूसरी तरफ वितगन और वरुण उसी भिखारी को ढूंढते रहते हैं। तभी वितगन को एक आइडिया आता है। वरुण से कहने लगता है कि सर हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसे देखकर बाकी लोग उस भिखारी से डरकर यहाँ से भाग जाए। वरुण कहने लगता है कि सारे लोग उसे ही तो ढूंढ रहे हैं, वो लोग उसे देखकर क्यों डर के भागेंगे। तो ये वितगन वरुण को मार देता है। दूसरी तरफ वसुधा इस भिखारी को मरहम पट्टी करने लगती है। कहने लगती है कि मेरे दादाजी हमेशा एक बात कहते थे कि हमारे साथ जो बुरा होता है उसकी वजह हम खुद है। तुम सोच रहे होंगे कि मैं तुम्हारी क्यों मदद कर रही हूँ, लेकिन मैं भी कोई अच्छी बंदी नहीं हूँ। मैंने भी एक बहुत बड़ा गुनाह किया, उसी गुनाह को याद करके मैं भी गिल्ट में हूँ। तुम भी अब जो सफर कर रहे हो शायद तुमने किसी के साथ गलत किया होगा, उसी का नतीजा है आज का दिन। भिखारी भी कहने लगता है, हाँ मैंने भी एक बहुत बड़ा गुनाह किया। मेरी 4 साल की उम्र में ही मेरे माँ बाप दुनिया से चल बसे, तभी से मैं भिखारी बन गया। एक दिन मैंने अपने बचपन में कनी को देखा, वो भी भीख मांग रही थी अकेली। तो हम दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए एक साथ भीख मांगने लगे, एक साथ बड़े होने लगे। शादी की हम दोनों ने। कनी बच्चे की माँ बनने वाली थी। एक दिन एक्सीडेंट में कनी की मौत हो गई। उसी वक्त उसने बच्चे को जन्म दिया। मतलब जो जाकू बच्चा होता है ना वो इसी भिखारी का होता है। और इस भिखारी ने जाकू से ये बात छुपाई कि इसका फादर है, क्योंकि ये भिखारी ये नहीं चाहता कि इसका बेटा भी इसकी तरह भिखारी बने। भिखारी यही चाहता है कि इसका बेटा स्कूल जाए, पढ़ाई करे, अच्छे से घर में रहे। अगर जाको को इस भिखारी के बारे में पता चलेगी कि इसका फादर भीख मांगता है तो शायद जाको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। खैर थोड़ी देर के बाद ये दोनों ये देखते हैं कि वासन भूत का कैरेक्टर प्ले कर रहा है। तो वासन को भटकाने के लिए वसुधा झूठा एक्सोर्सिज्म करने लगती है। सच में ये सीन ना बहुत ही मस्त लगी यार मुझे। मतलब ये भिखारी वासन के ऊपर सैनिटाइजर स्प्रे करने लगता है होली वाटर समझकर। वासन सर्किल में कैद होने के बाद वसुधा उस भिखारी को एक बड़े वाले बक्से में लेकर गैराज की तरफ जाने लगती है, क्योंकि गैराज से ही शॉर्टकट में घर से बाहर जा सकते हैं। किसी जगह पर लाने के बाद सारे लोगों को भटकाने के लिए एक कमरे का झूमर गिराने लगती है। तभी शॉकिंगली झूमर नीचे गिरने से पहले ही किसी की चीखने की आवाज सुनने लगते हैं ये तीनों। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली थोड़ी देर पहले मंदाकिनी और उसकी बेटी तारा भी उसी भिखारी को ढूंढ रहे होते हैं। तभी इन दोनों के पास कुबेरन आता है। कुबेरन इस तारा को अपने स्किल्स के बारे में सुनाते रहता है कि घर में जो सारे कप है उन सारे कप्स को मैं नहीं जीता, भाला फेंकने में माहिर हूँ मैं। मंदाकिनी और तारा को प्रूफ दिखाने के लिए कुबेरन भाला लेकर इनकी तरफ फेंकने लगता है।
और एक्चुअली ये भाला एक कर्टन को जाकर लगता है और उस कर्टन से खून बहने लगता है। कुबेरन कहने लगता है कि मैं तुम दोनों के ऊपर नहीं फेंका, उस कर्टन के पीछे वो बंदा छुपा है, उसी को मैंने मार दिया, फिनिश। शॉकिंगली कर्टन के उस तरफ मंदाकिनी का बेटा वरुण होता है। इसी को देखकर मंदाकिनी चिल्लाने लगी और ये चीख उन तीनों ने सुना। सो थोड़ी देर के बाद सारे लोग इस जगह पर जमा होते हैं। कुबेरन यही कहने लगता है कि मंदाकिनी मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर ये नहीं किया। तभी रुद्रन कहने लगता है कि तुम लोगों ने ढंग से नहीं देखा, वरुण के सर से खून बह रहा है, जिसका मतलब वरुण ऑलरेडी मर चुका था। यही मौके का फायदा उठाकर वो वकील वितगन आकर कहने लगता है कि मैंने पहले ही वार्न कर दिया था कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, मैं खुद डील कर लूंगा। आप लोगों ने उसे मारने की कोशिश की, उससे पहले उसने वरुण को मार दिया, पता नहीं और कितने लोगों को मारेगा। तो ये सुनने के बाद सारे लोग यही डिसाइड कर लेते हैं कि सारे लोग इस घर से बाहर चले जाएंगे। वितगन उस भिखारी को मार के इनको इन्फॉर्म करेगा। तभी मंदाकिनी सारे लोगों को रोकते हुए कहने लगती है कि जो कोई भी बंदा उस बंदे को पकड़ेगा उसे मैं अपना हिस्सा भी दे दूंगी। यहाँ पर मेरा बेटा मर चुका है, मरेंगे तो हम सारे मिलकर या तो फिर उसे मारेंगे। सो मंदाकिनी का ऑफर सुनने के बाद सारे लोग दोबारा यहीं पर रुकने लगते हैं भिखारी को मारने के लिए। थोड़ी देर के बाद वसुधा उस बड़ी वाली टेबल को लेकर गराज के पास जाने लगती है। वही उस बड़े वाले टेबल के अंदर वो भिखारी होता है, लेकिन शॉकिंगली इस डिब्बे के अंदर भिखारी मौजूद नहीं होता। वो भिखारी तो किसी दूसरे डिब्बे में मौजूद होता है। जब वो भिखारी उस डिब्बे से बाहर आता है तो इसके सामने कुबेरन का छोटा बेटा होता है। इसी लड़के ने इस भिखारी को यहाँ पर लाया होता है, क्योंकि इसे भी तो हिस्सा चाहिए। इस भिखारी के लिए पहले से ये लड़का ट्रैप बना चुका होता है, मतलब इसके पैरों के नीचे सुपर ग्लू लगा चुका होता है। जब ये भिखारी फंस जाता है तो इसको करंट शॉक देने लगता है। तभी कुबेरन की वो दो बीवियां आकर इस लड़के को रोकने लगते हैं। तो इसी मौके का फायदा उठाकर ये भिखारी यहाँ से भागने लगता है। इसी दरमियान में कुबेरन की पहली बीवी एक भाले को खींचने लगती है। जब वो नहीं आता तो कुबेरन की दूसरी बीवी इस भाले को खींचने लगती है। इसी मौके का फायदा उठाकर कुबेरन की पहली बीवी कुबेरन की दूसरी बीवी को मार देती है। तभी यहाँ पर कुबेरन आने पर कुबेरन की पहली बीवी कुबेरन से यही कहने लगती है कि इसको भी मार दिया उसने, इसको भी मार दिया उसने। इस तरफ ये भिखारी भागते समय एक बड़े वाले एक्वेरियम में गिर जाता है। ये देखकर वासन इस एक्वेरियम में जम लगाने लगता है उस भिखारी को मारने के लिए, लेकिन वो भिखारी किसी भी तरह से उस एक्वेरियम से बाहर निकल ही जाता है। तभी वसुधा भिखारी के पास आकर इसको अपने साथ ले जाने लगती है दोबारा गराज पर। फाइनली ये दोनों गराज में पहुंचकर वसुधा अपने दादाजी की गाड़ी के ऊपर जो कवर होती है ना वो निकालने लगती है, लेकिन ये भिखारी गाड़ी में बैठने के बजाय बस इसी गाड़ी को देखते रहता है। वसुधा से पूछने लगता है कि आपने कहा था ना कि आपने एक बहुत बड़ा गुनाह किया, वो कौन सा गुनाह था? वसुधा कहने लगती है अरे वो सब कुछ बोलने का टाइम नहीं है, पहले तुम गाड़ी में बैठो, हमें निकलना है। लेकिन ये भिखारी अपनी जिद पर अड़ा रहता है। आप पहले बताइए कि आपने वो कौन सा गुनाह किया था। बात यह है कि कुछ सालों पहले वसुधा और इसके कजिन्स इनके दादाजी की गाड़ी लेकर जब जा रहे थे तो वसुधा ने अनजाने में इस भिखारी की बीवी को मार दिया। भिखारी इन लोगों से बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज आप अपनी गाड़ी निकालिए, गाड़ी के नीचे मेरी बीवी है, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, प्लीज मेरी बीवी को हॉस्पिटल ले चलिए। लेकिन वो लोग बिना उस भिखारी की मदद किए वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। और उसी वक्त इस भिखारी की बीवी एक बच्चे को जन्म देती है मरने से पहले। तो ये सच सुनने के बाद वसुधा भिखारी से कहने लगती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने जाने अनजाने में वो गलती कर दी। भिखारी भी कहने लगता है कि मैंने आप लोगों से कितनी रिक्वेस्ट की, उस वक्त आप लोग मेरी बीवी को हॉस्पिटल ले जाते तो शायद मेरी बीवी बच जाती, हाथ पैर ना होते तो भी चल जाता, भीख मांगकर मैं अपनी बीवी बच्चे को पाल लेता। इसी दरमियान में वो सारे लोग उस गराज के पास पहुंच जाते हैं। भिखारी ठान लेता है कि आज ये तो मरेगा या तो फिर इन लोगों को मारेगा। इस तरह से पहले विक्रम पर हमला करने लगता है, क्योंकि उस दिन विक्रम ने ही वसुधा से कहा कि तुम फटाफट से गाड़ी को निकालो, हमें यहाँ से जाना होगा। इस तरह से थोड़ी देर पहले जो सारे लोग इसको मारने के लिए इसका पीछा कर रहे थे, अब यही सारे लोग इससे डरकर भाग रहे होते हैं इसका पागलपन देखकर। तभी रुद्रन अपने भाई बहन से कहने लगता है कि हमने बचपन में ही हमारे अंकल के बेटे को मार दिया, मतलब जिस उम्र में हमको डरना चाहिए था उस वक्त ही हमने नहीं डरा। अगर हम सारे लोग दोबारा इकट्ठा हो जाएंगे तो दोबारा इसको मार पाएंगे। इस तरह से सारे लोग इस भिखारी पर हमला करके फाइनली इसको मार देते हैं। ये भिखारी भी हरि की तरह एक आत्मा बन जाता है। हरि की आत्मा इससे कहने लगती है अरे यार, तुम्हें तो भागने का मौका मिला था, तुम्हें भाग जाना चाहिए था, क्या तुमने अपने बेटे के बारे में नहीं सोचा?
भिखारी की आत्मा कहने लगती है, असली सच जानने के बाद मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने ठान लिया कि आज मैं तो मरूंगा या तो फिर इनको मारूंगा। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि मैं जीते जी इनमें से एक को भी नहीं मार पाया। अब इस तरफ ये सारे लोग एक दूसरे में झगड़ा करने लगते हैं कि मैंने इसको मारा, नहीं मैंने इसको मारा, नहीं मैंने इसको मारा, मुझे भी शेर मिलना चाहिए, मुझे भी शेर मिलना चाहिए। उसी वक्त यहाँ पर चंद्रू आता है, मतलब इन लोगों का चाचा। अब ये सारे लोग चंद्रू को देखकर शौक में रह जाते हैं। चंद्रू कहने लगता है कि आज सिद्धार्थ का बर्थडे है ना, उसका बर्थडे मनाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, चलो पहले उसका बर्थडे मनाते हैं। इस तरह से केक काट के एक छोटा सा सेलिब्रेशन करने लगता है चंद्रू। चंद्रू आता हुआ देख ये लोग भिखारी की लाश को एक पौधों के अंदर छुपा देते हैं। इस तरफ चंद्रू सारे लोगों को जमा करके कुछ शॉकिंग बातें बताने लगता है कि इसने सारे बंगलों में हिडन कैमरास फिक्स कर दिया। देखना चाहता था कि ये लोग प्रॉपर्टी का कैसा बंटवारा करना चाहते थे। एक के बाद एक कुछ सच्चाइयाँ बताने लगता है। पहले तो वरुण को उस भिखारी ने नहीं बल्कि वितगन ने मारा, और इसी तरह कुबेरन की दूसरी बीवी को पहली बीवी ने मारा, और इसी तरह अभी थोड़ी देर पहले एक बंदे को मारा। वो असली वारिस नहीं था, वो तो एक मामूली सा भिखारी था। उसी पौधों के अंदर छुपा के रखा ना उसकी डेड बॉडी को तुम लोगों ने। वितगन कहने लगता है, अरे सर इस उम्र में आप सच्चाई जानकर क्या करोगे, हमने जिस तरह से उस भिखारी को मारा आपको भी मार देंगे। तभी चंद्रू अपनी गन लेकर इस वितगन को मार देता है। बाद में चंद्रू इन लोगों से कहने लगता है कि मैं तुम लोगों को इस गन से नहीं मारूंगा, तुम्हें तो मैं तड़पा तड़पा के मारूंगा। अब इसी दरमियान में एक और कांड हो रहा होता है। कुबेरन का जो बेटा होता है ना, वो फ्लोर पर पानी गिराकर करंट शॉक लगाने लगता है, और वो पानी बहते बहते उसी भिखारी के पास जाता है। तो बिजली का झटका लगते ही ये मरा हुआ भिखारी जिंदा हो जाता है, और इसको जिंदा हुआ देख ये चंद्रू शॉक की वजह से मर जाता है। उसके बाद वो भिखारी उस पुंगी को बजाने लगता है, और इसी पुंगी की आवाज सुनकर वो कुत्ते यहाँ पर चले आते हैं, चुन चुन के एक एक को काटने लगते हैं। उसके बाद वो भिखारी और हरी की आत्मा इस घर से बाहर चले जाते हैं, इन लोगों को इस हाल में छोड़कर। उसके बाद सीन कुछ दिनों के बाद शिफ्ट होता है। वो भिखारी बिना भीख मांगे एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने लगता है। अपने बेटे का बर्थडे मनाते हुए अपने बच्चे को सच्चाई बताने लगता है कि तुम मुझे किसी रास्ते पर नहीं मिले, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें जन्म देते ही तुम्हारी माँ दुनिया से चल बसी। इस तरह से फाइनली ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।